गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वीमेंस डे। एक्चुअली ये मैं 8 मार्च को ही करने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सम अदर प्रायोरिटीज मैं ये सेशन आज ले रही हूँ। तो जो भी फीमेल फोटोग्राफर्स या फिर एस्पायरेंट्स जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करना चाहती है, उन सभी को हैप्पी वुमेंस डे मेरी तरफ से। सेम मुझे टू यू मैम। यस, तो मुझे बता सकते हैं आप में से कौन कौन है जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर रहे हैं, और कौन है जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी उन्होंने आज तक किया नहीं है बट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच भक्ति। ओके, प्रांजलि कह रही है कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड। भक्ति भी कह रही है आई आई हैव स्टार्टेड। ओके, तेजिंदर जी कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक किया नहीं है बट वांटेड टू डू न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। अवंती कह रही है कि जस्ट स्टार्टेड। जस्ट स्टार्टेड, ओ ग्रेट, ग्रेट। ऑलमोस्ट एवरीवन जो है अभी, तो वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, राइट। और और ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ फीमेल फोटोग्राफर फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं है। तो सभी को मतलब मुझे जानना है कि कौन कौन है जिन्होंने न्यूबॉर्न फोटोग्राफी किया है, और कौन है जिन्होंने अब तक किया नहीं है। क्योंकि ये सेशन स्पेशली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी की जो सेफ्टी है, कि एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फोटोग्राफर हमारे ऊपर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो हम लोगों को एक्चुअली में ग्रो करने के लिए हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। जो कॉन्फिडेंस हमें मिलना चाहिए ड्यूरिंग द शूट, वो किन चीज़ों से मिलता है, ये सब आज के सेशन का पार्ट है। इसलिए ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइक कि जस्ट स्टार्टेड। ओके, इट्स बिन पाखी अरोरा जी कह रहे कि इट्स बिन 4 years स्टार्टेड, watching you and learning you from last 2 years. Thank you so much, Pakhi. Yes. ओके, अमोल जी कह रहे हैं कि उन्होंने भी अब तक न्यूबॉर्न फोटोग्राफी किया नहीं है बट वो करना चाहते हैं। यस। और फिर अभी मुझे ना सेकंड आपकी तरफ से ये जानना है कि आपने जब सोचा कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करना है, तो आपने पहले सीख के करने का सोचा? जिन लोगों ने किया है अब तक न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, उन्होंने किसी से ट्रेनिंग लिया है या वो सेल्फ लर्नर्स है? क्योंकि मुझे ये जानना है कि कितने लोग हैं जो सेल्फ लर्नर्स है, मतलब खुद से उन्होंने सीखा है, किसी का वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है बट वो सीखे हैं। तो वो मुझे एक्चुअली एक्साइटमेंट है कि वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने खुद से सीखा है। ओके, समीर जी कह रहे हैं कि सेल्फ लर्नर। प्रांजलि जी कह रहे हैं कि सेल्फ लर्नर। ओके, और कौन है कि जो सेल्फ लर्नर्स हैं? ओके, बहुत सारे हैं। अजय जी हैं, रुपेश जी हैं। मैंने अभी तक नहीं किया है और मैं करना चाहता हूँ फोटोग्राफी। ओके, माउली क्रिएशन कह रहे सेल्फ लर्नर। कविता, तो ये जो सेल्फ लर्नर्स है आप जो भी, तो बेसिकली आपने सेल्फ लर्निंग जो किया था वो कहाँ से किया था? मतलब किसी मेंटोर का ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, या फिर आपने सिर्फ यूट्यूब से सीखा है, या आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है? कैसा आपका था? ओके, ऑनलाइन, ऑनलाइन लर्निंग, पाखी अरोरा। ओके, रील्स और यूट्यूब से सीखा है। और क्योंकि मुझे ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि एग्जैक्टली exactly और कैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है कि जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। ओके, स्टार्ट फ्रॉम मोबाइल। मुझे समझ में नहीं आया, स्टार्ट फ्रॉम मोबाइल मतलब क्या? ओके,
प्रांजलि कह रहे कि आपके वीडियोस और ऐप से सीखा है। ओके ओके। ओके यस भक्ति जी, आपने राजकोट वाला वर्कशॉप अटेंड किया था। देन मोबाइल। ओके, मोबाइल प्रो मोड से फंक्शन सीखे। ठीक है। यूट्यूब चैनल, ओके, हमारे यूट्यूब चैनल से आपके वीडियोस। ओके। तो ये क्वेश्चंस मैं क्यों पूछ रही थी पता है, पता नहीं है शायद आपको, बट उससे पहले मैं कुछ शेयर करूंगी और शायद आपको एंड में उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बार हम लोग जब न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये अज्यूम भी बहुत सारे बात मैंने सुना है कि फोटोग्राफी आता है इसलिए न्यूबॉर्न मैंने कर लिया। बट ओके, सलीम जी कह रहे हैं कि सचिन सर का उन्होंने वर्कशॉप किया था। ओके ग्रेट। तो अभी हम लोग, मुझे ओवरऑल काउंट मिल गया कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस रखा है सीखने का। और आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है कि आप में से कौन कौन है जिन्होंने किसी भी मेंटोर का इन पर्सन वर्कशॉप किया है, लाइव वर्कशॉप किया है, ऑफलाइन वर्कशॉप किया है। ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने वर्कशॉप किसका किया है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बताना है कि आपने ऑफलाइन वर्कशॉप किया है या नहीं किया है। दैट्स इट। ओके। मी में ऑफलाइन किया है। ओके। ओके, ऑफलाइन वर्कशॉप किया है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। और कौन कौन है जिन्होंने ऑफलाइन वर्कशॉप किया है? भक्ति जी कह रही कि नहीं किया है, नॉट डन। ओके। और कोई है जो बताना चाहता है? ओके। मैं सिर्फ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के वर्कशॉप के बारे में पूछ रही हूँ, मैं दूसरे किसी भी वर्कशॉप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। ओके, रुपेश जी कह रहे कि किया है। अवंती पाटिल कह रही कि किया है। ओके। मतलब अराउंड 15 लोग हैं कि जिन्होंने इन वर्कशॉप किया है, ऑफलाइन वर्कशॉप किया है। ओके, चलेगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग में ही अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हमारा सेशन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो स्पेशली उन फोटोग्राफर्स के लिए है जिन्होंने वर्कशॉप किया भी है और किया भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, मेरा न्यू जो एक्सपीरियंस है न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में, मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। आज 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का जो प्रोफेशन है उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज यहाँ पे। तो मैंने जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी स्टार्ट किया वो ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट किया, तो उसका मुझे क्या बेनिफिट्स हुआ और क्या नहीं हुआ ये भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो भी वो, हम उस रिलेटेड तो वो भी मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। तो बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, ये आज का सेशन का टॉपिक है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे चल रहा है और वो डिस्टरबेंस हो जाता है। 2-3 लोगों ने अभी तक किया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट, तो वो मैसेज पॉपअप होने से मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि सो बेसिकली मैं प्रियदर्शनी भोर एक मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न फोटोग्राफर, और मैं द किड्स फोटोज की फाउंडर भी, को फाउंडर हूँ एक्चुअली। सचिन सर और मैं, हम दोनों ने द किड्स फोटो मिलके स्टार्ट किया था। इनिशियली ये सचिन सर का प्लान था कि किड्स फोटोग्राफी करना है, बट उस टाइम पे हम लोगों ने 2015 में द किड्स फोटोज को लॉन्च किया था। इट्स बिन 11 ईयर्स। बट
उस टाइम पे मैं एक्चुअल फोटोग्राफी नहीं करती थी। उस टाइम पे मैं पोस्ट प्रोसेसिंग का सब कुछ मैं हैंडल करती थी। लाइक कि फोटो को एडिटिंग करना वगैरह सब कुछ मैं हैंडल करती थी। और मेरा जो एजुकेशन है वो मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी, और मेरा जो थीसिस का टॉपिक था वो था न्यूबॉर्न फोटोग्राफी। तो इसलिए मैं मेरा जो स्टडी है न्यूबॉर्न फोटोग्राफी पे, वो थोड़ा सा इन डिटेल मैंने उस थीसिस के टाइम पे किया था। और न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का जो ट्रेनिंग है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस मुझे, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं फोटो आर्टियो एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी आर्ट, मैं और सचिन, हम दोनों मिलके ये एकेडमी रन कर रहे हैं। और इसके अंडर हम लोग जो हमारा नीश है, जैसे कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, मैटरनिटी फोटोग्राफी, फैमिली पोर्ट्रेट्स, किड्स फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, इसके रिलेटेड जो भी वर्कशॉप्स कोर्सेस हम होते हैं, तो वो हम लोग अरेंज करते हैं। क्योंकि ये हमारा नीश है तो हम लोग इसी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो किसी को भी रिलेटेड टू इंक्वायरी करना है कोर्सेज रिगार्डिंग, तो प्लीज़ फोटो ऑडियो के मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो बेसिकली जब मैंने न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करने का सोचा था, इट्स 2017 में। तो 2017 में मैंने जब ये डिसाइड किया कि मुझे मैटरनिटी और न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करना है, तो 2017 के स्टार्ट से लेके 2018 के ऑलमोस्ट मिड से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट अक्टूबर तक, मैंने बहुत सारे न्यूबॉर्न से रिलेटेड ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड किए, ऑनलाइन लाइव वर्कशॉप्स अटेंड किए, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो परचेज किए थे इंटरनेशनल मेंटर्स के। और मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक मैंने उनका स्टडी किया था। बट जब भी न्यू फोटोग्राफी की बात करते हैं हम लोग, तो वो जो कॉन्फिडेंस है फोटोग्राफी करने का, वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं मिल रहा था। क्योंकि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में ना सिर्फ फोटोग्राफी हम लोग नहीं सोचते हैं, उसमें सबसे मेजर पार्ट आता है न्यूबॉर्न्स को हैंडल करना। तो इसीलिए मैंने तब तक मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स ढूंढ रही थी कि इंडिया में कहीं पे वर्कशॉप हो रहा है क्या, इन पर्सन वर्कशॉप हो रहा है क्या। बट कोई भी वर्कशॉप्स उस टाइम पे ले नहीं रहा था, क्योंकि सब जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफर्स थे वो सब न्यू कमर्स थे। तो इसीलिए मैंने फिर नवंबर 2018 में एरिन एलिजाबेथ, जो ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है, उनका मैटरनिटी और न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का 2 डेज का वर्कशॉप अटेंड किया था। मैंने पहले प्रॉपर बहुत सारा वर्कशॉप से मैं बहुत सीखी थी। बट जो प्रैक्टिकली नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि उस टाइम पे न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कोई नहीं करता था। गिने चुने लोग थे कि जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करते थे। तो उसकी वजह से मुझे मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे 2018 में मैंने जब वो वर्कशॉप किया, वो वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुझे जो नॉलेज उस वर्कशॉप से मिला, वो मेरा एक्चुअली लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप था। क्योंकि उस टाइम पे विद इन 10 डेज मैंने जो 2 न्यूबॉर्न शूट्स किया, उनका जो रिजल्ट्स था वो काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का था। वो जो ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि उसके पहले मैंने मॉडल कॉल्स करके सेशंस किया था, बट वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था। बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, एंगल्स का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि बेबी को हैंडल करके बेबी को प्लेस भी करना है, बेबी को लाइटिंग भी करना है, रैपिंग भी करना है, स्टाइलिंग भी करना है, और उसके साथ पिक्चर्स भी लेना है। तो वो जो वर्कशॉप था वो एक्चुअली मेरी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज, मतलब लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप मेरे लिए था। क्योंकि वो वर्कशॉप की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जो सेशन में मैंने सीखा था वो इमीडिएट मैंने शूट्स में इम्प्लीमेंट किया। और मेरा जो प्रोफाइल है वो काफ़ी बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा। मेरा जो इम्प्रूवमेंट था वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो ये मेरे ख्याल से मैंने जो उस 2 दिन के वर्कशॉप में सीखा था, कि जिसमें एक दिन मैटरनिटी का था और दूसरे दिन न्यूबॉर्न्स का था, उसमें हम लोग 25 पार्टिसिपेंट्स थे। और सिर्फ हम लोगों को पिक्चर्स क्लिक करने के लिए मिलता था, बाकी सब हम लोगों को सिर्फ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि उस टाइम पे मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ क्वेश्चंस उनको कर सकूं, क्योंकि आई वाज लाइक कि मैं खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि इतना सारा है न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में, कि इतना सारा डिफरेंट पोजेस है, इतना सारा स्टाइलिंग है। तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा
1.5 साल तक मैंने लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग करने के बाद बहुत सारा था कि मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो वो जो कंफ्यूजन था उसको मुझे एक ट्रैक मिल गया कि मुझे अभी ये इस प्रोसेस से करना है। तो वो जो सिंप्लीफाइड इजी प्रोसेस जो मैंने सीखा था वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ही बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा काम हो सकता है करके विदिन 2 डेज के वर्कशॉप में। तो वो मैजिक मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इन पर्सन वर्कशॉप में सीखते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोग उनसे गेन करते हैं, क्योंकि जो भी फोटोग्राफर वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है वो वर्कशॉप में हम लोग उनका जो एक्सपीरियंस है हमारे एक्सपीरियंस में ऐड हो जाता है। तो वो जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है वो वर्कशॉप से हमें मिलता है, या फिर कोर्सेज से हम लोगों को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास उतना टाइम नहीं था, और उस टाइम पे कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे कि मैं जाके 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना वर्कशॉप कोर्सेज कर लूँ। तो वैसे कोर्सेज आज भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ हमारी एकेडमी में अवेलेबल है। और उसी के साथ जब मैंने न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया, तो बेसिकली सचिन और मेरा, हम दोनों का थॉट प्रोसेस ये था कि जिस टाइम पे मैंने न्यूबॉर्न फोटोग्राफी सीखा तो उस टाइम पे एक्चुअली में बहुत कम वर्कशॉप्स होते थे, और होते भी थे तो वो मेजरली आउट ऑफ इंडिया के मेंटोर्स थे कि जिनके वो वर्कशॉप्स होते थे। तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको सीखना है। उसका रीज़न ये एक ही था कि उनको जो लैंग्वेज बैरियर होता है ना उसकी वजह से वो सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो वर्कशॉप पूरा इंग्लिश में होगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है मराठी और हिंदी, इन दोनों में वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट किया, क्योंकि इंग्लिश में वर्कशॉप्स ऑलरेडी बहुत सारे हो रहे थे। बट जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस था कि हम लोगों को इतना ब्यूटीफुल इंडस्ट्री मिल रहा है तो उसको हम लोगों ने ग्रो करना चाहिए था। तो ये पर्पस था हमारा न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, मैटरनिटी फोटोग्राफी का वर्कशॉप स्टार्ट करने का। तो वही पर्पस लेके भी आज हम लोग वही सेशंस करते हैं, जो लैंग्वेज बैरियर जिसमें कुछ भी नहीं होता है। स्पेशली ये सब लोगों के लिए होता है जिनको मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट मराठी और हिंदी में बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। तो वो कंटेंट क्रिएट करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जितना हम लोगों से हो रहा है हम लोग डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली मेरे लिए भी मेरा बहुत लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन थी कि मैंने जिंदगी में मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी किसी मतलब टीचिंग प्रोफेशन में मुझे जाना है, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बट वो जो थॉट्स थे कि मेरे टाइम पे मुझे जितना हम लोग कह सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सीखने के लिए, तो वो स्ट्रगल मैंने खुद ने देखा था। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये करना चाहिए, और हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी इंडिया में कोई भी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के कोर्सेस नहीं ले रहा है। तो बेसिकली कोर्सेज का अगर हम लोग बात करें तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, मैटरनिटी फोटोग्राफी, किड्स फोटोग्राफी, फैमिली पोर्ट्रेट्स, इसके ना एक्चुअली कोर्सेज कोई भी नहीं ले रहा है। ये कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ हमारी एकेडमी में होते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट बैच है जिसमें मैटरनिटी, न्यूबॉर्न, चाइल्ड माइलस्टोन, फैमिली पोर्ट्रेट्स, एआई एडिटिंग, नॉट ओनली एआई एडिटिंग बट पूरा एडिटिंग और उसके साथ एआई एडिटिंग, ऐसा ये 5 टॉपिक्स का एक कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो जो फोटोग्राफर्स न्यूबॉर्न फोटोग्राफी से लेके सभी मतलब कनेक्टेड है ये सब जॉनर्स, अगर हम लोग किसी का मैटरनिटी सेशन करते हैं तो उसका न्यूबॉर्न होता है, फिर उसका माइलस्टोन्स होता है, उसके फैमिली पोर्ट्रेट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और उन सबका एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोर्स अवेलेबल है हमारी एकेडमी में। अभी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जो डिप्लोमा हम लोगों ने लॉन्च किया था उसका। तो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट मंथ जो है, तो जो स्पेशली जो फ्रेशर्स है उनके लिए डिप्लोमा कोर्स है, और जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स है, जो ऑलरेडी फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए ये 1 मंथ का कोर्स है। तो फर्स्ट मंथ जो है वो बेसिक टू एडवांस फोटोग्राफी का था, जो ऑलरेडी अभी करंट बैच चल रहा है। वो बैच खत्म होगा 1 अप्रैल को, और 2 अप्रैल से ये 5 in 1
1 मंथ फोटोग्राफी एंड एडिटिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज फोटो आरटीओ के नंबर पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, या फिर आपका नंबर यहाँ पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वो सेव करने के लिए इन्फॉर्म कर देती हूँ। और सेकंड, कि जो लोग 1 महीना नहीं निकाल सकते हैं, जो ऑलरेडी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर रहे हैं बट उनको एक्चुअली में पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होता है, जैसे कि ड्रैपिंग कैसे करना है, पोजिंग कैसे करना है, लाइटिंग कैसे करना है, तो इसका एक वर्कशॉप हम लोग अरेंज कर रहे हैं जो है 28 एंड 29 ऑफ मार्च को, लास्ट सैटरडे संडे ऑफ द मार्च, जिसमें डे 1 रहेगा, जिसमें और डे 1 में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रखा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ डे 1 न्यूबॉर्न के 23 टाइप्स ऑफ रैपिंग का स्टाइल्स मैं सिखाने वाली हूँ। उसका जो स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन है वो इसमें मैं देने वाली हूँ। और ये जो डे 1 है उसमें जो 23 टाइप्स ऑफ रैपिंग में सिखाऊंगी, उसका जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, वो कोर्स का 1 मंथ का एक्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कि यहाँ से जाने के बाद आप वो वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप एक बार ट्राई करेंगे और आपको वापस ट्राई करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 23 टाइप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। और डे 2 रहेगा कि जिसमें बेसिक फोटोग्राफी से लेके बेसिक न्यूबॉर्न फोटोग्राफी, मतलब न्यूबॉर्न सेफ्टी, न्यूबॉर्न का किस स्टाइल में हम लोग रैप कर सकते हैं, कौन से प्रॉप में कैसा पोजिंग होता है, और कौन से प्रॉप इनिशियली हम लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए, कलर्स कैसे यूजफुल होता है मल्टीपल सेटअप्स के लिए, ये सब इस वर्कशॉप का पार्ट है। और इसके साथ फोटोशॉप में हम लोग एआई का कैसे क्रिएटिव यूज कर सकते हैं, ये भी इस वर्कशॉप का पार्ट है। तो अगर इस वर्कशॉप में कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज व्हाट्सअप जो नंबर है हमारा फोटो आरटीओ का, उस पे आप मैसेज कीजिए, आपके साथ मैं डिटेल शेयर करती हूँ। और अगर किसी को सिर्फ न्यूबॉर्न रैपिंग का करना है या फिर सिर्फ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का करना है, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप ये वर्कशॉप्स का बुकिंग 15 ऑफ मार्च, आज 10 ऑफ मार्च है, नेक्स्ट 5 डेज में करते हो, तो इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जो 15 को रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। अगर 16 को आप रात को 12 बजे 1 मिनट पे भी पेमेंट करते हो तो आपको वो ऑफर नहीं मिलेगा। तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट काफी अच्छा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज मैसेज ड्रॉप कीजिए फोटो ऑडियो के मोबाइल नंबर पे, या फिर आप सिर्फ, हाँ, अभी आपके मोबाइल नंबर मैसेज में डाल दीजिए। ओके। ओके। यस। ओके, पाखी जी कह रही है कि उन्होंने अटेंड नहीं किया बट अटेंडेड दिल्लीज लिटोलो एग्जीबिशन। ओके, लिटोलो के वर्कशॉप्स आपने अटेंड किए हुए हैं। ओके। तो अब अभी इस वर्कशॉप्स या कोर्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मैं ले सकती हूँ, किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, ऋतुजा पवार जी, जो 5 in 1 का 1 मंथ का बैच है उसका एक्चुअल फीस है 55,000। उसमें आपको 3 दिन का जो सिलेबस है, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पोजिंग की बेसिक्स, पोर्ट्रेट लाइटिंग के बेसिक्स, लाइटिंग कैसे करना है, कलर एस्थेटिक्स, ये सब। और स्पेशली ये जॉनर से जो भी रिलेटेड जो भी कैमरा सेटिंग्स या लाइटिंग का सेटिंग्स इंपॉर्टेंट होता है, उसका ये 3 डेज का सिलेबस एडिशनल हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसका फीस है 55,000। और अगर आप 15 ऑफ मार्च से पहले ये बुकिंग करते हैं तो उसका फीस होगा आपके लिए 50,000। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप फीमेल हैं तो ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे हम लोगों ने इस पे स्पेशली फीमेल्स के लिए 10,000 डिस्काउंट ऑफर किया है 15 ऑफ मार्च तक। अगर कोई 15 ऑफ मार्च तक सीट बुक करता है तो उनके लिए 55,000 फीस नहीं होगा, उनके लिए सिर्फ 45,000 फीस होगा। ओके। तो चलो अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं।
तो जब भी हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी की बात करते हैं ना, तो हम लोगों को ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, ये हम लोगों ने सबसे पहले सोचना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी इट्स नॉट ओनली अबाउट फोटोग्राफी, इसमें बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा स्पेशल स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पेशली जब हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूबॉर्न्स की, तो न्यूबॉर्न्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 15 20 डेज अप टू 1 मंथ वाले बेबीज होते हैं जिनका न्यूबॉर्न शूट किया जाता है। तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में जहां तक मुझे पता है, तो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी एक ही जॉनर है जिसमें फोटोग्राफर को सब्जेक्ट को हैंडल करना पड़ता है। और बेबी का जो सेफ्टी है वो टोटल 100 200% रिस्पॉन्सिबिलिटी फोटोग्राफर का होता है। क्योंकि विदाउट हैंडलिंग न्यूबॉर्न बेबी हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये सोचना इमोशनली कि अगर हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो कोई पेरेंट जिनका वो बेबी है, वो 5 to 15 20 डेज 1 मंथ तक का बेबी है, जो ऐसे फोटोग्राफर के हाथ में दे रहे हैं जो सिर्फ एक बार मिला है और वो उनके बच्चे की पिक्चर्स लेने वाला है। तो वो जो ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो ट्रस्ट है वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है न्यूबॉर्न फोटोग्राफर का। क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे शूट्स किए हैं, बट हमें क्लाइंट्स को वो कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों ने क्या क्या ट्रेनिंग लिया है, हमें न्यूबॉर्न सेफ्टी के क्या क्या मेजर्स पता है, और हम लोग कैसे वो फॉलो करते हैं। अदरवाइज वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होगा न्यू पेरेंट में और फोटोग्राफर में। बहुत बार क्या होता है कि न्यूबॉर्न्स की मल्टीपल स्टाइल्स में पिक्चर्स लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूबॉर्न्स की रियल पिक्चर्स लेना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम लोग सेफ्टी की और खुद के कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो हमें अगर किसी ने बताया है, जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जो मेंटर है, जिन्होंने खुद ने बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिए हैं और जो आपको सिखा रहे हैं, तो उनसे हम लोगों को सेफ्टी की ट्रिक्स पता चलती है। उनको बेबी हैंडलिंग का कॉन्फिडेंस हम लोग उनसे सीख सकते हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ इथिक्स उसमें बनाते हैं, और उसमें कुछ मेजर्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो वो सब हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड वो करते हैं। तो इसीलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सेफ्टी, हम लोग कहते हैं कि जब भी न्यूबॉर्न्स को हैंडल करना है, नेक होल्ड करना है, हेड होल्ड करना है, प्रॉपरली इजीली उनको हैंडल करना है। बट आज हम लोग इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे ट्रोल करने वाले लोग भी होते हैं। और बहुत सारे वीडियोस में देख के मुझे खुद को बहुत डर लगता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं खुद भी देखती हूँ जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफर्स क्रिएट करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कौन करता है कौन नहीं करता है, बट मेरे लिए एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर और एक माँ होने के साथ, मैं सिर्फ ये अज्यूम करती हूँ कि कोई भी बेबी हो वो सेफ रहना बहुत जरूरी होता है। तो वो सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, ये सबसे पहला रूल होता है। क्योंकि बहुत बार हम लोग बहुत क्रिएटिविटी के चक्कर में बहुत बहुत रिस्क लेते हैं, तो वो रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि सेफ्टी ही हमेशा प्रायोरिटी होगी। न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में हम लोग रीशूट कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, बट अगर बेबी हर्ट होता है तो हम लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं। और वो एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमारा करियर भी वहीं पे स्टॉप हो सकता है। और करियर सिर्फ स्टॉप नहीं होता है, वो जो गिल्ट हमें मिलता है वो ज्यादा अ, हम लोग सह नहीं पाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग, विदाउट ट्रेनिंग मैं कभी भी किसी को न्यूबॉर्न्स को हैंडल करने के लिए नहीं बोलती हूँ। अगर मेरा खुद का बच्चा है, मुझे पता है कि हम लोग खुद के बच्चे को जब हैंडल करते हैं, तब हमारे जो घर में मम्मी पापा लोग होते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम लोग हैंडल करते हैं तो वो ही हम लोगों को बताते हैं ठीक से पकड़ो, ये करो वो करो। तो जो लोग जिनको हम लोग पहचानते नहीं है, हमारे क्लाइंट्स, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके अगर बच्चे को हमारे हाथ में दे रहे हैं, तो वो कितना ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है। और वो ट्रस्ट वैसे ही रखना, मेंटेन करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कि न्यूबॉर्न की सेफ्टी कभी भी किसी भी चीज के ऊपर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग जब सोचते हैं कि न्यूबॉर्न्स बेबी, व्हाई न्यूबॉर्न फोटोग्राफी इज डिफरेंट,
और जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, तो न्यूबॉर्न का जो फोटोग्राफी होता है उसके लिए एक्चुअली एक स्पेशल केयर लगता है, जिसमें हम लोगों को पता है कि न्यूबॉर्न्स कितने डेलिकेट होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं और फ्रैजाइल भी होते हैं। तो ये सब हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। वो खुद का नेक होल्ड नहीं कर सकते, खुद का हेड होल्ड नहीं कर सकते, तो उनका जो नेक सपोर्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एज अ फोटोग्राफर हमारे ऊपर होता है। प्लस हमें पता नहीं है कि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग जब हम लोग नहीं लेते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि न्यूबॉर्न्स की जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि 5 मिनट्स बिफोर न्यूबॉर्न को गर्मी लग रहा था और 5 मिनट्स के बाद उनको ठंड लग रहा है। तो ये जो उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है टेम्परेचर चेंज होने का, या फिर उनको अनईजी फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है। बट हम लोग न्यूबॉर्न्स को कंसिडर नहीं कर सकते, हम लोग हमारे एक्सपीरियंस के लिए उनके रैंडम शूट्स नहीं कर सकते। तो वो जो रैंडम शूट्स होता है वो अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम लोगों को पता है कि इस टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर है ये आइडियल टेम्परेचर है, इसमें न्यूबॉर्न्स एकदम कंफर्टेबल रहते हैं। बट कुछ बेबीज जो है, स्पेशली अभी हम लोग जेंजीज नहीं, जेन अल्फा या बीटा की बात कर रहे हैं, अभी का जो जनरेशन है, उनकी अगर मैं बात करूं तो मैंने जब न्यूबॉर्न फोटोग्राफी स्टार्ट किया तब के बच्चे और आज के बच्चे बहुत डिफरेंस है। हम लोग उनको मतलब समझ ही नहीं पाते, हर बेबी डिफरेंट है। कुछ बेबीज होते हैं जिनको एसी में भी गर्मी लगता है, कुछ बेबीज होते हैं जो समर्स में भी मुझे हीटर लगाने के लिए बोलते हैं। मतलब वो नहीं बोलते, वो मुझे समझ में आता है कि उनको हीटर की जरूरत है, रूम स्पेस हीटर की। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये अंडरस्टैंड करना, जब हम लोगों ने कुछ सीखा है तो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हम लोग रैंडमली उनको सूद करते हैं। बहुत सारे मुझे फोटोग्राफर्स पूछते हैं कि हेड को रब फोरहेड को रब करने के बाद वो शांत हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो होता है बट कब वो ऑलरेडी स्लीप में है, थोड़ा सा स्लीप में है, और हम लोगों को उनको डीप स्लीप में लेके जाना है तो वो सोते हैं। बट अगर उनको ठीक नहीं लग रहा है, उनको कंफर्टेबल नहीं है, उनको रैप जो हम लोगों ने किया है वो बहुत टाइट हो गया है, या फिर उनको रैप बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको हाथ खुले चाहिए, पैर खुले चाहिए, ये सब चीजें, और हम लोगों ने उनको टाइट रैप करके रखा है, तो वो कितना भी हम लोग है फोरहेड को रब करें वो कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों को अगर फोरहेड को रब करना है तो उसके लिए भी एक टाइम लिमिट है। उनका स्किन ऑलरेडी बहुत डेलिकेट होता है, अगर हम लोग बहुत देर तक उनका फोरहेड रब करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, स्किन को इन्फेक्शन या फिर कुछ होने का हो सकता है। मतलब ऐसा कि उनका स्किन जो है डेलिकेट है तो वहां पे रैशेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसका भी एक लिमिट होता है कि हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है एज अ न्यूबॉर्न फोटोग्राफर कि बेबी अगर रो रहा है तो उसके जो मल्टीपल रीजंस हैं उसमें से लिस्ट आउट करना है कि ये है क्या नहीं है, दो ये है क्या नहीं है। तो एक्चुअल रीजन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो सब चीजें अभी हम लोग सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है। तो बेबी को कंफर्टेबल फील हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि पेरेंट भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है, उनके लिए भी उनकी बेबी का जो स्केड्यूल है वो नया है, वो उनके लिए भी इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना। और जब बेबी ज्यादा रोता है तो पेरेंट्स इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। तो और फिर कौन से पेरेंट्स इम्पेशेंट है, ग्रैंड पेरेंट्स अगर आए हैं वो ज्यादा पॉजिटिव है। तो ये सब जो होता है एनवायरनमेंट का वाइब्स, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। हम लोगों को फेस रीड करते आना चाहिए कि कौन टेंशन में है, कौन रिलैक्स्ड है। जो पर्सन टेंस्ड है उनको हम लोगों को रूम में नहीं रखना है। ये जब हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करते हैं ना, हम लोग सिर्फ फोटोग्राफी क्लिक क्लिक नहीं करते हैं, हम लोग बेबी को हैंडल करते हैं, हम लोग पेरेंट्स को हैंडल करते हैं, हम लोग खुद को हैंडल करते हैं। इन और हम लोग को हमारी जो टीम होती है या फिर पेरेंट्स के साथ आए हुए जो लोग होते हैं, ये पांचों का साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है जब हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये 5 फैक्टर्स हैं जो सबसे पहले इम्पैक्ट करते हैं न्यूबॉर्न फोटोग्राफी पे। ये कैसे समझना है, ये कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनका साइकोलॉजी कैसे समझना है, ये सब एक
जब भी हम लोग किसी फोटोग्राफर, किसी मेंटर से सीखते हैं, तो ये सब चीजें हमें सीखने मिलती है। क्योंकि चैट जीपीटी अगर हम लोग करेंगे, तो चैट जीपीटी जितना कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है उतना ही आपके साथ शेयर करेगा। बट वो भी मल्टीपल साइट से सर्च करेगा, और उसको जो लगता है, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको जो कमांड्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो सॉर्ट आउट करता है। तो 100% हम लोग चैट जीपीटी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते जब हम लोग न्यूबॉर्न फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो हमेशा न्यूबॉर्न्स के बारे में जब भी बात करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ और सेफ्टी पे ही बात करूंगी, क्योंकि शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। शॉर्ट्स के जगह पे उनका सेफ्टी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। कि जैसे कि अभी हम लोग न्यूबॉर्न सेफ्टी के बारे में बात करें, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में बेबी टेंस नहीं लग रहा है, एकदम रिलैक्स्ड है। बट उसको पोज करने के लिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बेबी को कैसे होल्ड करना है, कैसी पोजीशंस में उसको रखना है, कहाँ पे पिलोज ऐड करना है, कहाँ पे सपोर्ट ऐड करना है, कहाँ पे नहीं करना है, लाइट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए वहां पे स्पॉटर रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें अभी हम लोगों को अगर पता है तो ही हम लोग ये वाली शॉट्स क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं क्लिक कर सकते। तो सिर्फ न्यूबॉर्न्स को प्लेस कर दिया और पिक्चर्स ले लिया, तो मेरे ख्याल से वो ब्यूटी नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम लोग अगर किसी पेरेंट से उसके एक्सचेंज में कुछ अमाउंट, कुछ कंपेंसेशन ले रहे, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फोटोग्राफर, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं, जिसके एक्सचेंज में हम लोग कुछ अमाउंट, कुछ जो भी करेंसी होता है उसमें हम लोग अगर ले रहे हैं एक्सचेंज में, तो उनको आउटपुट वैसा देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और सिर्फ फोटोग्राफी करना है तो वो तो नॉर्मल मोबाइल से भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। बट एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए हम लोगों को अगर किसी पोज में बेबी को पोज करने के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम लोग पोज कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि आपको पता ही होना जरूरी है कि एग्जैक्टली न्यूबॉर्न्स को अगर ये वाली पोज में पोज करना है तो कैसे होल्ड करना है। आपका मा, मानसिक संतुलन, हम डेफिनेटली मैं ये वर्ड यूज करूंगी, उसका रीजन ये है कि अगर कहीं पे हमारा किसी शूट से पहले हमारी किसी से बात हुई, किसी क्लाइंट से बात हुई, उनका डिस्कशन चल रहा है, घर पे कुछ हो गया है, घर पे कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, माँ बीमार है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो टेंशन है वो अगर हम लोग लेके आएंगे, तो हम लोग कितना भी अच्छा पोज कर ले, हम लोग शूट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि बेबी कोऑपरेट नहीं करेगा। तो ये जो चीजें होती है कि अभी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी कैसा हो गया ना, रैप करो, बास्केट में रखो और पिक्चर्स क्लिक करो, साइड में सिर्फ एलिमेंट्स को प्लेस कर दो। बट मेरे ख्याल से ब्यूटी अगर हम लोगों को समझना है तो उसका एस्थेटिक समझना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे प्रॉप्स में अगर मुझे बेबी को ढूंढना पड़े, तो मेरे लिए वो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी नहीं है, मेरे लिए वो प्रॉप्स का फोटोग्राफी है। तो मुझे बेबीज की बेबीज की मेमोरीज बनाना है। क्योंकि आज हम लोग ये शूट डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, बट आज हम अगर हम लोग खुद की बात करें, तो हमारी बचपन की फोटोज जब हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो बचपन की फोटोज आज भी हम लोग, एक जितनी भी है, 4 5 8 10 एल्बम्स है, तो वो हम लोग संभाल के रखते हैं। तो ये पिक्चर्स उन बच्चों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी नहीं है। क्योंकि ये जो संभालने वाले हैं ये खुद बच्चे संभालने वाले हैं, कि उनको देखना है कि वो एक्चुअली जब बॉर्न हुए तो वो कैसे दिखते थे। तो वो जो उनका ब्यूटी है, उनका जो फेस है, वो हमेशा सब्जेक्ट ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एंगल्स कैसे होने चाहिए, तो किस एंगल से बेबी का जो ब्यूटी है वो ओपन होगा। तो ये सब चीजें जो है एज अ फोटोग्राफर हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मैं अगर मल्टीपल क्लिक्स करूँ, जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे ये 4 से 5 पिक्चर क्लिक करके रुकना है, नेक्स्ट में मूव होना है, बट उसकी जगह पे मैं अगर 25 30 पिक्चर्स अलग अलग एंगल से निकालती हूँ, और उसमें से 4 5 पिक्चर्स ही अच्छी आती है, तो वो बेबी के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। 15 20 25 पिक्चर्स क्लिक करने के लिए एक सेटअप में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग कितना टाइम बेबी को कंसिडर कर सकते हैं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फोटोग्राफर।
तो कौन सी पोजिंग टेक्निक्स इजी, इजी पोजेस कौन सी है, और इजी पोजेस में कैसे हम लोग ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कैमरा एंगल चेंज करके, ये भी एक ट्रेनिंग होता है। उसी के साथ जो जिस भी पोज में हम लोग बेबी को पोज कर रहे हैं उसमें बेबी को हेड नेक प्रॉपर सपोर्ट में है या नहीं है, वो भी देखना जरूरी है। अगर हम लोग रैप कर रहे हैं तो रैप कितना कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है ना कि कहीं पे उनको हैंड्स और लेग्स थोड़ा भी मूव करने के लिए स्कोप नहीं है, तो वो भी हर्ट हो सकता है। और बेबी अगर किसी पोज में कंफर्टेबल नहीं है तो उनके जो सिग्नल्स होते हैं, वो जो रिएक्ट करते हैं, वो भी समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये रिएक्शन किस चीज की वजह से है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो न्यूबॉर्न्स की पिक्चर्स हम लोग लेते हैं उनके लिए जो रैप्स, कॉस्ट्यूम्स, फैब्रिक्स जो हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअली में क्लीन है या नहीं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, सेफ्टी शुड ऑलवेज कम बिफोर क्रिएटिविटी। क्योंकि क्रिएटिविटी हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, बट सेफ्टी हम लोगों की प्रायोरिटी होना बहुत जरूरी होता है। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग ले सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं अभी का जो सेक्शन हुआ उसमें। तो बेसिकली हैंड वॉश ही मैं आउटफिट्स और रैप्स को मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। हैंड वॉश विथ लिक्विड डिटर्जेंट, यही मेरा ट्रिक है। और किसी को कुछ क्वेश्चंस? ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जब भी हम लोग किसी फोटोग्राफर से सीखते हैं, किसी मेंटर से सीखते हैं, तो व्हाट स्किल्स यू लर्न थ्रू प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग विदाउट ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जहां से भी सीखना है सीखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट सीखिए। उसका रीजन ये है कि जो फोटोग्राफर सिखा रहे हैं वो कभी भी विदाउट ट्रेनिंग खुद उन्होंने लिया हुआ है और फिर वो आपको सिखा रहे हैं, तो वो सब मेजर्स आपको इजीली ट्रांसफर करेंगे। तो कोई भी मेंटोर आपके फेवरेट हो उनसे सीखना बहुत जरूरी है। तो वो एक्सपीरियंस आपके प्रोफाइल में बहुत बड़ा चेंज कर देता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग हेल्प्स फोटोग्राफर्स टू डेवलप न्यूबॉर्न रैपिंग टेक्निक्स, न्यूबॉर्न सेफ पोजिंग की कौन सी मेथड्स होती है, सॉफ्ट लाइटिंग की कैसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है, उसी के साथ बेबी को काम डाउन करना है, सूद करना है तो कैसे हम लोग इजीली कर सकते हैं, उनके जो क्रैंकी होने के जो रीजंस है वो आपको पता चलते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है वो उनसे हम लोग सीख सकते हैं। उसी के साथ उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसकी उसका वो डिटेल वर्कफ्लो जो होता है उनका वो आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे एक प्रॉप से दूसरे प्रॉप में ट्रांजिशन हम लोग इजी कर सकते हैं, एक पोज से दूसरी पोज में ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो पिक्चर है ये आपको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, बट ये पिक्चर करने के लिए आप देख सकते हैं कि बेबी का हेड और ये एक्चुअली में पूरा राउंड है। तो ये 12 डेज का बेबी था, तो ये मैं अगर 2 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ करूंगी तो ये नहीं होगा, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल 2 मंथ्स ओल्ड बेबी होता ही नहीं है। तो ये कब करना चाहिए, कितने दिन का बेबी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोजेस फाइनल करना जरूरी होता है। और उसी के साथ अभी अगर बेबी इस पोजीशन में बहुत काम डाउन है, ये उसकी फेस के एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि बेबी रिलैक्स्ड बेबी पिक्चर्स में दिखना जरूरी होता है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स उनकी स्किन को टच नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई पोजीशन में बेबी को पोज करते हैं तो स्पेशली ये और ऐसी बहुत सारी पोजेस है कि जो ट्रिकी है, वो काफी इजी होती है, सेफ होती है, बट उनका जो अरेंज करने का या फिर पिक्चर करने का जो स्टाइल होता है
क्लिक करने का एंगल होता है, तो वो एक्चुअली में ड्रामा क्रिएट करता है। तो ये सबसे सेफ पोज है, बट मुझे अगर पता ही नहीं कि एग्जैक्टली उसको कर्ल्ड अप कैसे करना है, किस एंगल से करना है, उसका हेड किस तरफ टर्न आउट करना है, उसके हैंड्स एंड लेग्स का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, तो ये करना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं किसी से सीखती हूँ तो मुझे उनसे पता होता है कि उन्होंने कैसे बेबी को हैंडल किया है, कितना कर्ल्ड किया है, कितना कहाँ पे वो रुके हैं, कहाँ तक उन्होंने उस बेबी का फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट किया है। तो ये सब चीजें हम लोगों को विदाउट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोटोग्राफर मेंटोर से सीखना। तो ये स्किल जो है, ये अगर हम लोग सेल्फ लर्निंग करें तो आपको शायद बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि न्यूबॉर्न की जो रैपिंग टेक्निक्स होती है वो बहुत इजी होती है। अगर हम लोग बेस रैप इजीली कर सकते हैं, तो हम लोग ऊपर वाले स्टाइलिंग के रैप्स इजीली कर सकते हैं। और बहुत बार मैंने ये सुना है कि बहुत फोटोग्राफर्स मुझे पूछते हैं कि बेबीज ना रैप से लेग्स आउट करते हैं, तो वो लेग्स आउट ना करे इसके लिए कैसे मैं रैप करती हूँ, ये भी वो डे वन में मैं सिखाने वाली हूँ कि मेरा ट्रिक क्या है, कि जिसमें मैं एक्चुअली में रैप करती हूँ, बट कभी भी आज तक किसी भी बेबी ने लेग्स आउट नहीं किया है। जब मैंने रैप कंप्लीट किया है उसके बाद मेरा शूट होने के बाद जब तक मैं खोलती नहीं हूँ, तब तक कभी भी बेबीज लेग्स आउट नहीं करते हैं। और उसी के साथ कैसे एक स्टाइल से हम लोग दूसरी स्टाइल में, रैपिंग स्टाइल में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग बेबी, कि जो बेस रैप है उसका सिर्फ अपर लेयर्स अगर हम लोग चेंज करें तो कैसे हम लोग एक साथ मल्टीपल सेटअप्स क्विक क्विक कर सकते हैं। क्योंकि उसमें मैं ये भी शेयर करूंगी कि जिसमें कौन से एंगल्स बेस्ट होते हैं, कंपोजिशंस कैसे कंसिडर, मतलब कैसे समझना जरूरी है। क्योंकि न्यूबॉर्न्स में बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि न्यूबॉर्न्स में कंपोजिशन की जरूरत ही नहीं, बट यस, अगर मुझे ये पता है कि कंपोजिशन उसमें यूज होता है, तो अभी भी ये पिक्चर जो मैंने अरेंज किया है, ये आपको लग रहा है कि मैंने सेंटर में प्लेस किया है, बट अगर मुझे पूछेंगे तो बेबी का फेस अगर मेरा सब्जेक्ट है तो ये मैंने रूल ऑफ थर्ड्स में प्लेस किया हुआ है, गोल्डन रेशो पे मैंने बेबी का फेस प्लेस किया हुआ है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पिक्चर्स ऐसे ही अच्छी नहीं लगती है, उसमें कहीं तो भी बिहाइंड द पिक्चर वहाँ पे एक कंपोजिशन होता है, वहाँ पे लाइटिंग होता है, पोजिंग होता है, एंगल्स होता है। अगर मैं सिर्फ बेबी को रखूँ और पिक्चर्स क्लिक करूँ तो वो पिक्चर्स कभी भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। ये एक्चुअली बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि यहाँ पे आने के बाद वो जब खुद के शूट्स करते हैं तो उनका जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाता है, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई है जिसने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया है? कोई है मेरा वर्कशॉप अटेंड करने वाला है, किया है? ओके। आपने इन पर्सन वर्कशॉप अटेंड किया है? ओके। तो आप माइक ऑन करके एक्सपीरियंस शेयर करेंगी प्लीज? हेलो मैम। मैं अमित एक्चुअली ऋतुजा के मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है। एक मिनट, एक मिनट। यस। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ऋतुजा के मेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है तो अच्छा, हाँ वही मैं सोचूं कि आपकी आवाज मतलब ऋतुजा की नहीं लग। यस। तो मैंने आपका अभी जो 5 डेज का जो वर्कशॉप हुआ मैंने अटेंड किया था। ओ यस यस यस, वो नाम की वजह से मेरा कंफ्यूजन हो गया। यस। तो आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, मतलब जो मैंने पहले गलतियाँ की थी वो अभी नहीं हो रही है। हैंडलिंग और स्टाइलिंग, जो आपने कलर का भी बताया था कि रैपिंग चूज करते वक्त कौन कौन से कलर कॉम्प्लीमेंट्री और मोनोक्रोमेटिक में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया बाद में बहुत सारे। अभी भी थोड़ी डिफिकल्टीज है, बट वो कर रहा हूँ मैनेज। हाँ, वो प्रैक्टिस का पार्ट होता है कि जो भी डिफिकल्टीज है वो एक्चुअली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी खत्म हो जाता है। यस, थैंक यू सो मच। ओके।
और अभी कुछ क्वेश्चंस है वो मैं ले लेती हूँ। ओके, तो अभी तो भक्ति जी पूछ रही कि प्रॉप्स और रैप्स के लिए लिटोलो हाउस के अलावा, तो मेरा जो मैक्सिमम कलेक्शन है वो आउट ऑफ इंडिया से होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंडियन प्रॉप वेंडर से नहीं परचेस करती हूँ, बट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है लिटोलो हाउस, तो मैक्सिमम मैं वहाँ से ही परचेस करती हूँ अगर मुझे इंडिया में करना है तो। और यस मैम, डू यू हैंडल एंड रैप द बेबी ऑल अलोन बाय योरसेल्फ और एनीवन हेल्प्स? नहीं, न्यूबॉर्न्स को हैंडल करने से लेके एंड तक का शूट, एडिट, पोस्ट प्रोसेसिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब मैं हैंडल करती हूँ। प्रिंट्स तक सब कुछ खुद मैं हैंडल करती हूँ। मैं किसी का भी हेल्प नहीं लेती हूँ, मेरे पास असिस्टेंट होता है फॉर द अरेंजिंग, कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो हेल्प के लिए मैं वैसे अरेंज करती हूँ, बट रैप्स का जो होता है वो टोटली मैं हैंडल करती हूँ। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं अभी? किसी को कुछ क्वेश्चंस? यस। ओके, अंजलि जी पूछ रही कि आफ्टर व्हेन बेबी इज कमिंग टू द स्टूडियो व्हाट यू प्रेफर फर्स्ट, रैपिंग और द कॉस्ट्यूम? ये मेरा टोटली डिपेंड होता है कि बेबी यहाँ पे आने के बाद डीप स्लीप में है या नहीं है। ओके, क्योंकि अगर एक्चुअली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, बहुत बार उनका जो नहाने के बाद वाला नैप होता है वो फिनिश हो जाता है, तो वो वाइड अवेक रहते हैं। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि अगर वो वाइड अवेक है, बहुत दूर से आए हैं, उनका उसका नैप हो गया है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद द रैप। बट अगर इमीडिएट आफ्टर बाथ वो आ गए हैं, डीप स्लीप में हैं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट द रैप। मतलब मैं बीन बैक पोजिंग ट्राई करती हूँ, मैं कॉस्ट्यूम्स ट्राई करती हूँ, और फिर मैं रैप में शिफ्ट होती हूँ जब वो स्लीप में जाते हैं। सॉरी, स्लीप में जाते हैं, स्लीप से सॉरी तो डीप स्लीप से जब बाहर आते हैं तो उसके बाद मैं रैपिंग का स्टार्ट करती हूँ। ओके, भक्ति जी कह रही है कि आई फाइंड डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द बेबी एंड रैपिंग ऑल अलोन, फिट एंड हैंड्स बाहर निकाल ही देते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन वर्कशॉप करना पॉसिबल नहीं है न्यूबॉर्न रैपिंग का, तो मेरा न्यूबॉर्न रैपिंग का ऑनलाइन 23 टाइप्स ऑफ रैपिंग का ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है हमारे फोटो ऑडियो मोबाइल ऐप पे, तो वो आप परचेस कर सकते हैं, उसका 1 ईयर का एक्सेस आपको मिलता है, और वो मल्टीपल टाइम्स आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी मैंने सेम ट्रिक्स जो मैं इन पर्सन वर्कशॉप में, पुणे के वर्कशॉप में शेयर करने वाली हूँ, वही स्टाइल मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं। और अभी वुमेन्स डे के अकॉर्डिंग अब मोर देन 80% डिस्काउंट अभी चल रहा है, 80+ % डिस्काउंट चल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। यस, मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ आपका, आप जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, तो आपके साथ मैं वो ऐप का डिटेल्स आपको शेयर कर देती हूँ। व्हाट इज द प्राइस ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ रैपिंग? एक्चुअली वो हमारा खुद हम लोग हैंडल नहीं करते, हमारा थर्ड पार्टी सर्विस है, तो उसका आज का प्राइस, अभी का जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, बट इट इज डेफिनेटली लेस देन 2000, 2000 से कम ही है, ये श्योर है मैं, बट एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से ट्रेनिंग लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो न्यूबॉर्न सेशंस होते हैं वो बहुत इजी, सेफ होते हैं, जिसमें कुछ भी आपको स्ट्रेस नहीं होता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी का सेशन अटेंड करते हैं, तो उसके बाद इमीडिएट 15-20 डेज में आपको 2 से 3 न्यूबॉर्न सेशंस करना है, उसके बाद आपको कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता है।
उसका रीजन ये है कि जब हम लोग किसी सीख के आने के बाद वाला जो हमारा माइंडसेट होता है, हम लोग बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर, मतलब सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है। तो वो जो एनर्जी है वो एक्चुअल सेशंस में जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आउटपुट हमें मिलता है, तो वो बहुत बूस्ट करता है हमारा एनर्जी। तो वो जो एनर्जी हमारा बूस्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है, और हम लोग नेक्स्ट जो सेशंस होता है कॉन्फिडेंटली करते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट होता है। बट अगर आप 15-20 डेज में एक भी न्यूबॉर्न सेशंस नहीं करते हैं, तो फिर आपको फिर से किसी मेंटर के पास जाके सीखने के लिए, वो एनर्जी लाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आपको हमेशा हमेशा प्रैक्टिस ही उसका एक सोल्यूशन होता है, कि सीखो और सीखने के बाद आप स्टार्ट करो, रुको मत। ओके। ओके, अमोल सूर्यवंशी। ओके, रैपिंग सेशन का डिस्काउंट आई थिंक 15 मार्च तक है अवेलेबल। What is the size required for newborn baby for 2 to 3 shoes? What size? What kind of size आप पूछ रहे हैं समीर जी? Which is the one of the best lens to use for use in newborn? So basically मेरा जो प्रेफरेंस होता है वो 24-70 2.8 होता है। ओके, तो वो लेंस ही मैं न्यूबॉर्न शूट्स के लिए यूज करती हूँ। ओके, स्टूडियो साइज मिनिमम, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करना है, तो मिनिमम साइज है 15 by 20 फीट। इतना एरिया पूरा एम्प्टी होना चाहिए, कि जहाँ पे एक चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उतना एरिया अगर आपके पास है, तो आप इजीली न्यूबॉर्न फोटोग्राफी स्मूथली मल्टीपल सेटअप्स इजीली कर सकते हैं। ओके अंजलि, सॉरी आनंद जी, मैं डिटेल्स शेयर करने के लिए बोलती हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं अभी, जो हम लोगों ने लिंक के लिए क्रिएट किया हुआ ग्रुप है उसमें, तो उसमें मैं, यस, ओके, तो मैं ग्रुप में व्हाट्सएप पे ऐप का जो डाउनलोड का लिंक है वो शेयर करती हूँ। अगर आप जाते हो अंदर, तो वहाँ पे डिस्काउंट कोड है, वो आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद एक्चुअली आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। वो डिस्काउंट कोड भी जिन जिन कोर्सेज पे वो डिस्काउंट अवेलेबल है, उन कोर्सेज पे वो डिस्काउंट कोड आपको पेमेंट के लिंक से पहले ही दिखाई देता है, तो वो आपको अप्लाई करना है, तो आपको एक्चुअल अमाउंट डिस्काउंट के बाद वाला मिल जाएगा। सो व्हाट टेम्परेचर डू यू मेंटेन ऑन योर इन योर स्टूडियो? तो मेरा जो स्टूडियो का टेम्परेचर होता है वो हर सीजन में अलग होता है, हर बेबी के अकॉर्डिंग अलग होता है। जो बेबीज नॉर्मल, अगर हम लोग टेम्परेचर देखें, तो वो 26 to 29 के बीच में टेम्परेचर होता है। वो डिपेंड होता है बेबी के ऊपर, क्योंकि कुछ बेबीज जो हैं वो एक्चुअली हॉट फील करते हैं, कुछ होते हैं जिनको कोल्ड लगता है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं वो चेंज करती रहती हूँ, उनका अंडरस्टैंड रूटीन अंडरस्टैंड करने के बाद। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अभी हम लोग लास्ट 2-3 क्वेश्चंस ले सकते हैं। मैं वाइट नॉइज यूज करती हूँ, जो मोबाइल ऐप है वो मैं यूज करती हूँ। और किसी को कुछ क्वेश्चंस? हाउ मेनी शूट्स इन वन डे? मुझे अगर न्यूबॉर्न शूट करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक शूट करती हूँ। उसका रीजन है कि मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं होता है, मुझे मेरा एनर्जी लेवल जो है वो 100% हर शूट में देना होता है, तो 1 डे अ शूट, ये मेरा रूल है। विच लेंस इज बेटर, 24-70 और 24-105? 24-105 में मुझे जो अपर्चर मिलता है वो आई थिंक 4 से स्टार्ट होता है, इसीलिए मेरा प्रेफरेंस जो है वो 24/70, 24-70, जिसका अपर्चर 2.8 होता है, तो मुझे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जितना एक्सपेक्टेड है उसमें उसमें इजीली मिल जाता है। मैं जो व्हाट टाइप ऑफ स्टूडियो लाइट मैं यूज करती हूँ, तो बेसिकली मैं स्टूडियो लाइट जो यूज करती हूँ वो AD300 Pro विथ 130 UB 130 W अम्ब्रेला के साथ, इनसाइड वाइट अम्ब्रेला के साथ।
भक्ति तन्ना 24/7 प्रोडक्ट शूट में वर्क कर सकते हैं क्या? आई एम सो सॉरी कि मैं प्रोडक्ट शूट नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं है प्रोडक्ट शूट के बारे में, कौन सा लेंस यूज करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूबॉर्न और आज न्यूबॉर्न फोटोग्राफी के बारे में बात कर सकती हूँ। यस, मैं सिंगल लाइट यूज करती हूँ समीर जी। कैन वी यूज 35 mm लेंस? यस, 35 mm लेंस आप यूज कर सकते हैं, बट वो जो 35 mm से क्लोज शॉट्स में मुझे जो डिस्टॉर्शन मिलता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यूज नहीं करती हूँ न्यूबॉर्न्स में। वो मेरा पर्सनल चॉइस है एक्चुअली। ओके। Do you use reflector opposite to the flash and it is natural light, is natural light important in the studio? मैं रिफ्लेक्टर नहीं यूज करती हूँ, आई एम अ सिंगल लाइट यूजर। जब मुझे नेचुरल लाइट में शूट करना है तब मेरा स्टूडियो मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि मुझे जब नेचुरल लाइट में ही करना है तो मैं नेचुरल लाइट में इजीली कर सकती हूँ, बट ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आपको स्टूडियो लाइट के साथ कंफर्ट जोन है आपका तो स्टूडियो लाइट कर सकते हैं। अगर आपका नेचुरल लाइट कंफर्ट जोन है तो नेचुरल लाइट के साथ कर सकते हो। ये बेसिकली एज अ फोटोग्राफर हमारा खुद का एक टेस्ट डेवलप होता है। वो टेस्ट जैसे जैसे डेवलप होता है तो खुद को जो चीज अच्छी लगती है वो हम लोग हमेशा रिपीट करने में हम लोगों को अच्छा लगता है, बट जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वो जबरदस्ती हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं जो मुझे जब मेरा मन नेचुरल लाइट का होता है तो मैं नेचुरल लाइट करती हूँ, जब मेरा मन स्टूडियो लाइट का होता है सेटअप के अकॉर्डिंग मैं वो प्लान करती हूँ। ओके। रुपेश जी कह रहे हैं कि व्हाट गाइड टू क्लाइंट्स बिफोर कमिंग शूट। तो बेसिकली ये ना बहुत बड़ा गाइड है। जो वर्कशॉप या फिर कोर्सेज अटेंड करते हैं तो उनके साथ मैं वो गाइड ही डायरेक्टली शेयर कर देती हूँ। आई थिंक अगर आप वो जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का 1 डे का वर्कशॉप, 1 डे का नहीं, ऑनलाइन लेवल 1 का वर्कशॉप है, उसमें भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप वो कोर्स परचेस करते हैं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उस कोर्स में मैंने दिया हुआ है। स्पेशली जो बिगिनर हैं जिनको न्यूबॉर्न फोटोग्राफी स्टार्ट करना है तो उसमें सेफ पोजेस, नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, कौन सा मैं लाइट यूज करती हूँ, मेरा कैमरा सेटिंग्स क्या होता है, कौन से बैकग्राउंड्स यूज करती हूँ, रैप कैसे करती हूँ। जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया हुआ है उनके पूरे रैपिंग का वीडियो भी उसमें है। जो डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ रैप्स है उनका वीडियोस है। और उसमें बेसिक से लेके पूरा एंड तक फाइनल पिक्चर्स क्लिक, क्या कौन से एंगल्स बेस्ट होते हैं, कौन से एंगल्स क्लिक करना जरूरी होता है, कैसे हम लोग वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं, ये सब उस कोर्स का पार्ट है। नहीं, डू यू कंडक्ट ओनली मैटरनिटी वर्कशॉप्स? नो, अभी तो मेरा न्यूबॉर्न का वर्कशॉप है जो 27 और 28 ऑफ, सॉरी, 28 और 29 को है मेरा जो न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का वर्कशॉप है। वो 28 और 29 को है। यस डेफिनेटली, मैं गाइड क्लाइंट को क्या गाइडलाइंस हम लोग दे सकते हैं इसका एक रिकॉर्डेड कोर्स लेके आऊंगी डेफिनेटली। और अगर पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐसे क्विकली समझाने वाला ये ना कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है, तो इसमें बहुत सारा रिटन वर्क भी होता है जिसमें पीडीएफ में शेयर करती हूँ। तो ये सब उस कोर्स में मैं डेफिनेटली लेके आऊंगी। यस श्योर। और मैंने किसी का क्वेश्चंस, डू यू हैव अ प्लेटफॉर्म ऑन विच सेटअप इज डन और जस्ट ऑन द फ्लोर? ये इट डिपेंड्स कि मेरा सेटअप क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेरा ये डिफाइन होता है कि मैं प्रॉप में प्रॉप रख रही हूँ या फिर बैकग्राउंड जो प्रिंटेड बैकग्राउंड है, कैनवास बैकग्राउंड है, वुडन प्लैंक्स है, कैसे मेरा बैकग्राउंड होगा, ये मेरा पहले प्लान होता है। उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस में रखना है। अगर मुझे बिन बैक पे शूट करना है, प्रॉप में शूट करना है, तो ये मेरा
शूट के टाइम क्लाइंट के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन होता है कि उनको क्या सेटअप्स चाहिए, क्या कलर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वो प्लान करती हूँ। वो हर शूट के लिए डिफरेंट होता है। यस। मॉडल रिलीज, मॉडल कॉल के लिए भी मेरे मैं क्लाइंट्स को एक्चुअली एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि वो मॉडल रिलीज फॉर्म होता है, जो मैं क्लाइंट्स को ईमेल करती हूँ, और उनका कंफर्मेशन लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है मॉडल कॉल्स के लिए। ओके, लास्ट 2 मिनट्स। और मुझे बताइए कि किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग वो ले सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच, आपने सेशन अटेंड किया। जो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस। और कोई है? यस। ओके। मैं कैमरा। यस। ओके, एक दो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग ले लेते हैं। व्हाट इज रिकमेंडेड, कंटिन्यूअस लाइट और फ्लैश लाइट विद सॉफ्ट बॉक्स? सो बेसिकली मैं कंटिन्यूअस लाइट यूज़ नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि कंटिन्यूअस लाइट अगर मैं यूज़ करी हूँ तो मुझे डायरेक्शन देना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है न्यूबॉर्न्स के साथ। उसका रीज़न ये है कि न्यूबॉर्न्स जो होते हैं वो ऑलरेडी मुझे बहुत कम टाइम देते हैं, मिलता है पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। तो मेरा प्रेफरेंस होता है एक तो डायरेक्टली नेचुरल लाइट और स्टूडियो लाइट, क्योंकि स्टूडियो लाइट के साथ मैं जब काम करती हूँ तो मुझे डायरेक्शन इजीली मिल जाता है, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स कर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कंटिन्यूअस लाइट्स में मुझे वो जो लाइट का डायरेक्शन है वो कंट्रोल में करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअस, और उसमें हर बेबी का स्किन टोन अलग होता है। कंटिन्यूअस लाइट में हम लोगों को वाइट बैलेंस कलर, उसका जो टेम्परेचर होता है वो एडजस्ट करना पड़ता है हर बेबी के अकॉर्डिंग। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे जो स्किन टोन चाहिए होता है वो रियल स्किन टोन चाहिए होता है। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस स्टूडियो लाइट या नेचुरल लाइट होता है। एक सेशन के लिए कितना टाइम देते हैं एंड कितने फोटोज, ये डिपेंड होता है कि मेरा कौन सा सेशन है, कितने सेटअप्स हैं उसके अकॉर्डिंग। वो नंबर ऑफ सेटअप्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पिक्चर्स और फैमिली पोर्ट्रेट्स है। तो ये डिपेंड होता है कि मेरे सेशन, मतलब वो कौन क्लाइंट कौन सा सेशन चूज करते हैं। मेरा जो लोवेस्ट पैकेज है उसके लिए मैं 5 पिक्चर्स देती हूँ, और वो 30 मिनट्स का सेशन होता है। सॉफ्ट बॉक्स डिटेल्स, UB 130W, ये अम्ब्रेला है गोडॉक्स का, वो मैं यूज करती हूँ। ओके, चलो। सो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली ये सब अटेंड किया। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो फोटो ऑडियो का नंबर है। वो रिलेटेड टू वर्कशॉप, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो भी आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। तो रिलेटेड टू वर्कशॉप और ये कोर्स, ये दोनों के रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं तो अभी भी आप पूछ सकते हैं कि उसमें अगर क्या कवर करने का हम लोग करेंगे वगैरह वगैरह। इसलिए वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, मैं बता सकती हूँ आपके क्वेश्चंस। ओके, तो 15 मार्च तक अगर आप दोनों में से वर्कशॉप या बैच जो भी बुक करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा। तो किसी कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ फोटो ऑडियो के नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करती हूँ। ओके।
थैंक यू सो मच।